अब बात आती है आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन। इसके लिए मैं पहले एक चीज बतानी चाहूंगा कि अर्थव्यवस्था में तीन प्रकार के क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र में वह क्षेत्र हैं जिन जो हमें सीधे सीधे प्रकृति से मिल रहे हैं, जैसे कृषि हो गई, मछली पालन, पशुपालन, या खान हो गई। और द्वितीय क्षेत्र में जो है वो उद्योग आ जाते हैं, यानी कि जिनको कच्चा माल प्रकृति से मिला हो। जैसे खान से हमें कच्चा माल मिला, या जैसे चीनी मिल है, कच्चा माल हमें गन्ने से मिला, खेती से मिला। तो वो जो उद्योग हैं वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाते हैं। और तृतीय क्षेत्र में आती हैं सेवाएं। सेवाओं में परिवहन सेवा, बैंकिंग सेवा, बीमा सेवा, ये सेवाएं आ जाती हैं। अब जैसे एक उदाहरण के रूप में हम समझते हैं कि लोहा लोहा हमें अयस्क के रूप में मिलता है। कहाँ से मिलता है? खान से। तो जब हम खनन का कार्य करते हैं तो वह हमारा हुआ प्राथमिक क्षेत्र। अब जब वो वहां से हमने कच्चा माल निकाला तो कच्चा माल निकालने के बाद में हम उसको ले गए स्टील प्लांट में, यानी कि कारखाने में। कारखाने में हमने स्टील बनाई, तो वो हमारा द्वितीय क्षेत्र हो गया, कारखाना। अब उस स्टील से मान लिया हमने बस बनाई, वो भी उद्योग है, तो वो भी द्वितीय क्षेत्र ही हुआ। अब उस बस का प्रयोग हमने किया परिवहन के लिए, यात्रियों को ढोने के लिए। तो जब हम उस बस का प्रयोग यात्री को ढोने के लिए करते हैं, ले जाने के लिए, लाने ले जाने के लिए करते हैं, तो तब वो स्थिति आ गई सेवा की। तो अब इस बात से मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि भाई प्राथमिक क्षेत्र क्या हुआ, द्वितीय क्षेत्र क्या हुआ और तृतीय क्षेत्र क्या हुआ। तो आगे आर्थिक क्रियाकलापों को समझने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी थी। अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है। तो इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा कि एक अच्छे विकास करने के लिए पहले जरूरी है, या कोई भी अच्छा काम करने के लिए एक जरूरी होता है कि योजना बनाई जाए। योजना बनाने के बाद में फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो जो हम योजना बना के काम करते हैं तो उसकी असफलता के जो कारण है वो बहुत कम रह जाते हैं, यानी कि असफल होने के चांस बहुत कम रह जाते हैं। तो हम देखें कि आर्थिक क्षेत्र में जो योजना बनाने का काम है, जो जैसे हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं हैं, तो आर्थिक क्षेत्र में जो योजना बनाने का काम है वो सबसे पहले रशिया से शुरू हुआ, रूस से। और फिर हमारे देश ने भी इसको अपनाया और 1950 से जो है पंचवर्षीय योजनाएं देश में बनाई जाने लगी। तो हमारा जो आर्थिक विकास है वो एक योजनाबद्ध तरीके से है। पहले योजना बनाई जाती है, फिर उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, कार्यान्वयन। और फिर देखा जाता है कि भाई हमने उसमें से क्या अचीवमेंट किया, हमारी क्या कमियां रह गई हैं और कैसे उनको दूर करते हैं। तो अभी यहाँ पे हम वस्तु और सेवाओं के उत्पादन, विनिमय
और उपभोग की बात करते हैं। तो वैसे ये अर्थशास्त्र के छात्र होने के नाते इतना जानकारी होनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। वस्तु, वस्तु क्या है? कोई भी चीज जिसमें हमने कोई गुण पैदा किया हो या वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हो, तो उसको हम वस्तु कहते हैं। और सेवा, सेवा में मैंने अभी बताई थी, जैसे बीमा सेवा, बैंक सेवा, और परिवहन सेवा, टेलीफोन, ये सब चीजें ये सेवाओं में आती हैं। जैसे LIC इंश्योरेंस है, ये सब सेवाओं में आती है। तो उत्पादन दोनों का होता है, वस्तु का भी उत्पादन होता है और सेवाओं का भी। अब आती है बात विनिमय की। विनिमय का मतलब है एक्सचेंज। और ये उपभोग, उपभोग का मतलब है कि हमने किसी वस्तु का प्रयोग किया। तो जब हम किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो उसको हम कहेंगे कि हमने उस वस्तु का उपभोग किया। तो ये सब जुड़े हुए हैं और इनका निर्णय सरकार को करना पड़ता है कि भाई हमें किन वस्तुओं की कितनी मात्राओं का उत्पादन करना है, ताकि हमारे जो लोग हैं, पब्लिक हैं, उनकी सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं और जो हमारे संसाधन हैं उनका दुरुपयोग भी ना हो। तो हम देखते हैं कि समाज में जितनी भी सुख सुविधाओं की चीज बढ़ती जाएंगी, उतना ही हमारा सामाजिक स्तर ऊंचा होता जाएगा। तो यही विकास का मत है कि आदमी को लगातार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है, और वो आवश्यकताएं पूरी होंगी तो उससे पूरी अर्थव्यवस्था ही आगे बढ़ेगी। अब बात करते हैं बाजार अर्थव्यवस्था की। बाजार अर्थव्यवस्था जो मुख्य रूप से शब्द है, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के से लिया गया है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि 3 तरह की अर्थव्यवस्था होती है: पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो बाजार शब्द का जो प्रयोग है या मतलब है, वो वैसे तो इस बात से है कि जहां कोई वस्तु क्रय विक्रय की जाती है वही बाजार है। अर्थात मतलब उस वस्तु को खरीदने वाला और बेचने वाला और वस्तु, 3 चीजें होनी चाहिए। अब वो कहीं भी हो, वह भी बाजार है। उदाहरण के रूप में हम मतलब साधारण भाषा में तो हम कहते हैं कि जहां दुकानें हमें दिखाई दी उनको उसको बाजार मानते हैं। जैसे यहाँ लाल कुर्ती बाजार है या सदर बाजार है, साधारण भाषा में तो उसको बाजार कहते हैं। लेकिन आर्थिक भाषा में, अर्थशास्त्र की भाषा में हम उसको भी बाजार कहेंगे कि जैसे मान लिया उदाहरण के लिए हमारे विद्यालय में कोई पेन बेचने आता है, तो वस्तु हो गई पेन। बेचने वाला जो आया है, बेचने वाला विक्रयकर्ता हो गया, और खरीदने वाला जो कोई भी स्टूडेंट विद्यालय में खरीद रहा है उसको। तो यहाँ तीनों ही कंडीशन पूरी हो रही है, बेचने वाला भी है, वस्तु भी है और खरीदने वाला भी है। तो हम आर्थिक भाषा में इसे भी बाजार कहेंगे। अब जो बाजारी अर्थव्यवस्था है, वो आजकल उसके बहुत सारे साधन है चलने के, कि हम देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े बाजार है, सुपरमार्केट हैं। आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है, ऑनलाइन चीजों को खरीदते हैं, उनका आदान प्रदान होता है। तो इस बात से आप जो है समझ गए होंगे कि बाजार का मतलब यहाँ क्या है। तो हम आगे चले तो बात आती है, अब हम सकारात्मक तथा आदर्शक अर्थशास्त्र की बात करते हैं। हमने अपने जीवन में हम
बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं। तो जब हमारे सामने समस्याएं आती हैं तो उन समस्याओं को समाधान करने के लिए हमें कई सारे विकल्प तलाशने होते हैं। अब उन विकल्पों में से हमें यह मंथन करना होता है कि कौन सा विकल्प हम चुने जिससे कि हमें अधिक से कम नुकसान हो और हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके। तो उनमें से यानी कि कौन सा उपयुक्त विकल्प है उसका चयन करते हैं। तो ऐसे ही जो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए हमारे पास में कई सारी विधियां होती हैं। अब उन विधियों में से हमें ये चयन करना होता है कि हम कौन सी विधि का प्रयोग करें जिससे कि हमारी समस्या का समाधान होगा। तो ये वैकल्पिक विधियां चुनना ही एक सकारात्मकता की बात है। फिर दूसरा ये है कि जब हम ये विधियां चुनते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं तो फिर उनका जो है हम विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि उसको समस्या के समाधान करने में जिस विधि का हमने प्रयोग किया है उससे हमारे रिजल्ट पे क्या अंतर आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ उसका हम फिर मूल्यांकन करते हैं कि जो परिणाम है वो हमारी अपेक्षा के अनुसार है या नहीं है। तो प्राय हम ये देखते हैं कि सकारात्मकता का मतलब कि हमारे लिए जो हमने विधि चुनी है वो कितनी सही है। सकारात्मकता का आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत हम ये अध्ययन भी करते हैं कि विभिन्न जो क्रिया विधियां हैं वो किस प्रकार से कार्य करती हैं। तो ये बात हुई सकारात्मकता की। जबकि जो आदर्शक आर्थिक विश्लेषण है उसमें हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि उनमें से जो विधि है वो हमारे अनुकूल है या नहीं। तो दोनों में सकारात्मक तथा आदर्शिक अर्थशास्त्र में बस यही अंतर है, दोनों से यही पता चलता है। अब हम अंत में बात करते हैं अर्थशास्त्र के शाखाएं की। तो अर्थशास्त्र में दो शाखाएं हैं जिनको दो भाग में बांटने का काम जो है वो नॉर्वे के अर्थशास्त्री रैगनर फ्रिज ने किया था। ये वे अर्थशास्त्री हैं जो जिन्हें 1979 में अर्थशास्त्र का पहला पुरस्कार मिला था, यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिलने वाला यह पहला पुरस्कार था। तो इन्होंने अर्थशास्त्र की दो शाखाएं में बांटने का काम किया है, एक माइक्रो मैक्रो, जिन्हें हिंदी में समष्टि और व्यष्टि भी हम कहते हैं। तो अब माइक्रो मैक्रो ये है क्या? जो मैक्रो है उसको हम जो देसी भाषा है उसमें व्यापक बड़ा कह सकते हैं। तो इसमें जो है ऐसे चीजें आती हैं जो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली होती हैं। जैसे कुल रोजगार आ गया, कुल विनियोग आ गया, कुल उत्पादन आ गया, ऐसी चीजों को इसमें समझा जाता है। जबकि जो माइक्रो है उसमें किसी व्यक्ति को प्रभावित, किसी व्यक्ति, किसी कंपनी या छोटे छोटी जो इकाइयां होती है उनके अध्ययन की चर्चा की जाती है, उनके उनके अध्ययन को किया जाता है और उन पे क्या प्रभाव पड़ता है उनके अध्ययन को इसमें किया जाता है। तो ये मोटी मोटी बात है, इसको माइक्रो और मैक्रो में जो बांटा गया है। तो इस तरह से ये जो पाठ है ये पूरा होता है। और इस पाठ में ये मतलब यहाँ ये है कि इसको केवल रटना नहीं है, इसको समझना है। और जब आप समझ जाएंगे तो फिर इसको जो है आप अपने शब्दों की अभिव्यक्ति से
बता सकते हैं, जो मूल उद्देश्य है कि सोचने की क्षमता सृजित करना, वह उद्देश्य तब जाकर के पूरा होगा। तो सभी बच्चों से अपेक्षा है कि वो इसको रटे ना, बल्कि इसको समझे कि कैसे कैसे जो है हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था आई है, किसको क्या कहते हैं, ये एक ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो अंत में बस इसके क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है वो अगली पीरियड में देंगे हम। अब हम सकारात्मक तथा आदर्शक अर्थशास्त्र की बात करते हैं। हमने अपने जीवन में हम बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं। तो जब हमारे सामने समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं को समाधान करने के लिए हमें कई सारे विकल्प तलाशने होते हैं। अब उन विकल्पों में से हमें यह मंथन करना होता है कि कौन सा विकल्प हम चुने, जिससे कि हमें अधिक से कम नुकसान हो और हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके। तो उनमें से यानी कि कौन सा उपयुक्त विकल्प है, उसका चयन करते हैं। तो ऐसे ही जो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं, उनको सुलझाने के लिए हमारे पास में कई सारी विधियां होती हैं। अब उन विधियों में से हमें ये चयन करना होता है कि हम कौन सी विधि का प्रयोग करें, जिससे कि हमारी समस्या का समाधान होगा। तो ये वैकल्पिक विधियां चुनना ही एक सकारात्मकता की बात है। फिर दूसरा ये है कि जब हम ये विधियां चुनते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उनका जो है हम विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि उसको समस्या के समाधान करने में जिस विधि का हमने प्रयोग किया है, उससे हमारे रिजल्ट पे क्या अंतर आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ उसका हम फिर मूल्यांकन करते हैं कि जो परिणाम है वो हमारी अपेक्षा के अनुसार है या नहीं है। तो प्राय हम ये देखते हैं कि सकारात्मकता का मतलब कि हमारे लिए जो हमने विधि चुनी है वो कितनी सही है। सकारात्मकता का आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत हम ये अध्ययन भी करते हैं कि विभिन्न जो क्रिया विधियां हैं वो किस प्रकार से कार्य करती हैं। तो ये बात हुई सकारात्मकता की। जबकि जो आदर्शक आर्थिक विश्लेषण है, उसमें हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि उनमें से जो विधि है वो हमारे अनुकूल है या नहीं। तो दोनों में सकारात्मक तथा आदर्शिक अर्थशास्त्र में बस यही अंतर है, दोनों से यही पता चलता है। अब हम अंत में बात करते हैं अर्थशास्त्र के शाखाएं की। तो अर्थशास्त्र में दो शाखाएं हैं, जिनको दो भाग में बांटने का काम जो है वो नॉर्वे के अर्थशास्त्री रैगनर फ्रिज ने किया था। ये वे अर्थशास्त्री हैं जो जिन्हें 1979 में अर्थशास्त्र का पहला पुरस्कार मिला था, यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिलने वाला यह पहला पुरस्कार था। तो इन्होंने अर्थशास्त्र की दो शाखाएं में बांटने का काम किया है, एक माइक्रो मैक्रो, जिन्हें हिंदी में समष्टि और व्यष्टि भी हम कहते हैं। तो अब माइक्रो मैक्रो ये है क्या? जो मैक्रो है उसको हम जो देसी भाषा है उसमें व्यापक, बड़ा कह सकते हैं। तो इसमें जो है ऐसे चीजें आती हैं जो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली होती हैं। जैसे कुल रोजगार आ गया, कुल विनियोग आ गया, कुल उत्पादन आ गया, ऐसी चीजों को इसमें समझा जाता है। जबकि जो माइक्रो है
उसमें किसी व्यक्ति, किसी कंपनी या छोटे छोटी जो इकाइयां होती है, उनके अध्ययन की चर्चा की जाती है, उनके अध्ययन को किया जाता है, और उन पे क्या प्रभाव पड़ता है, उनके अध्ययन को इसमें किया जाता है। तो ये मोटी मोटी बात है, इसको माइक्रो और मैक्रो में जो बांटा गया है। तो इस तरह से ये जो पाठ है, ये पूरा होता है। और इस पाठ में ये मतलब यहाँ ये है कि इसको केवल रटना नहीं है, इसको समझना है। और जब आप समझ जाएंगे तो फिर इसको जो है आप अपने शब्दों की अभिव्यक्ति से बता सकते हैं। जो मूल उद्देश्य है कि सोचने की क्षमता सृजित करना, वह उद्देश्य तब जाकर के पूरा होगा। तो सभी बच्चों से अपेक्षा है कि वो इसको रटे ना, बल्कि इसको समझे कि कैसे कैसे जो है हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था आई है, किसको क्या कहते हैं। ये एक ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो अंत में बस इसके क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है वो अगली पीरियड में देंगे हम। बच्चों, जो पिछला लेक्चर दिया था उसमें अंत में 3 क्वेश्चन पूछे थे और उनका उत्तर जो है 3 बच्चों ने दिया है। 2 ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया है, एक बच्चे ने थोड़ा कम अच्छा दिया है, तो उसे लिखा है कि वो इसको बेहतर बनाए। और ये बहुत ही गलत बात है कि इतने सारे बच्चों में से केवल 3 बच्चे ही रिस्पॉन्स कर रहे हैं या उत्तर दे रहे हैं। जिन 3 बच्चों ने ये उत्तर दिए हैं वो बहुत बढ़िया, उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और इस पाठ के आखिर में जो मैं 4 प्रश्न पूछ रहा हूँ जिनको आपको लिख के भेजना उत्तर। पहला प्रश्न है, आर्थिक योजनाएं सबसे पहले किस देश ने बनाई? आर्थिक योजनाएं सबसे पहले किस देश ने बनाई? दूसरा प्रश्न है, विनिमय किसे कहते हैं? विनिमय किसे कहते हैं? और तीसरा प्रश्न है सॉरी तीसरा प्रश्न है, आर्थिक भाषा में बाजार किसे कहते हैं? आर्थिक भाषा में बाजार किसे कहते हैं? और चौथा प्रश्न है, अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये 4 प्रश्न हैं जिनको आपको जो है क्लास खत्म होने के 1 घंटे के अंदर अंदर जो है मेरे व्हाट्सएप भेज देना है, और मैं उनको चेक करके उसके बाद जो है पे डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू। ये पार्ट पूरा हो गया है, बाकी जो प्रश्न है वो बाद में कराए जाएंगे। इन प्रश्न का उत्तर आपको देना है। थैंक यू।